Dear student, good morning, good evening, whatsoever the time you are watching this video. इस वीडियो में हम वेक्टर्स की शुरुआत करेंगे और जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वेक्टर से रिलेटेड उनको डिस्कस करेंगे। बहुत ही सिंपल और बेसिक वीडियो है और इसके बाद जो कि विशेष करके 11th क्लास में हम पढ़ेंगे वो वेक्टर से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में आएगा। लेकिन क्योंकि ये बेसिक है, बेसिक तो जानना जरूरी है। जब बेसिक समझ लेंगे तभी तो आगे जान पाएंगे, समझ पाएंगे, उतनी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी। तो कुछ बातें तो ऑलरेडी पढ़ रखी हैं, उन्हीं को हम रिवाइज कर लेते हैं और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, इन फिजिक्स ऑल फिजिकल क्वांटिटी आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, जिनको कि हम एक को कहते हैं वेक्टर्स, दूसरे को कहते हैं स्केलर्स। ये सभी लोग जानते होंगे। द स्केलर हैज, स्केलर जो क्वांटिटी होगी, दैट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, एंड वेक्टर क्वांटिटी हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब उसमें कुछ एग्जाम्पल हैं। जैसे स्केलर क्वांटिटी क्या है? डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, जो है वॉल्यूम स्केलर क्वांटिटी है। वहीं जो है वेक्टर क्वांटिटी जैसे फोर्स है, हाउ मच फोर्स इज एक्टिंग and in what direction it is acting, it is must be known. Similarly, displacement is taken place, object is displaced from one point to another point. So what is the displacement, amount of displacement, and in which direction it get displaced? तो हमें डायरेक्शन, कुछ क्वांटिटीज में डायरेक्शन का नॉलेज होना जरूरी है। तो देखिए, इन फिजिक्स द फिजिकल क्वांटिटी आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। नंबर 1 है स्केलर्स। ए फिजिकल क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड ओनली इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। एग्जांपल मास है, वॉल्यूम है, स्पीड है। मास किसी का गिवन है तो क्या हो सकता है कि 2 kg, 5 kg, 10 kg, ये क्या है? उनके मैग्नीट्यूड्स हैं। वॉल्यूम कितना है? अब जो है 2 मीटर क्यूब, 10 मीटर क्यूब या क्यूबिक मीटर, तो ये वॉल्यूम की यूनिट है। उसी तरह से स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, मीन्स इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है इन स्केलर्स। वेयरएज इन वेक्टर्स ए फिजिकल क्वांटिटी विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। और साथ में हमने एक बात और लिख दी है जो कि इंपॉर्टेंट है, ओबेज ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। ये फिजिकल क्वांटिटी विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड ओबेज ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या पैरोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, सच क्वांटिटी इज कॉल्ड वेक्टर। एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, वेलोसिटी एक्सेट्रा। तो अब यहाँ पर जो लिखा है ओबेज ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जब उनको ऐड किया जा रहा है, इन वेक्टर क्वांटिटी को ऐड किया जा रहा है, तो उसमें ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो होना चाहिए या पैरोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो होना चाहिए, तभी हम उसको वेक्टर कहेंगे। कई बार क्या मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होते हुए भी क्वांटिटी वेक्टर नहीं होती। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक करंट, सपोज 2 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग, और किस सर्किट में किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है वो भी हमें मालूम है। लेकिन फॉर एडिंग करंट इन ए सर्किट we do not follow the Triangle's law of vector addition, so current is not a vector quantity. Although it has magnitude as well as direction, but it is not a vector quantity because it do not follow the Triangle's law of vector addition. तो हमें जज करना पड़ेगा कि गिवन क्वांटिटी वो Triangle's law of vector addition या पैरोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है, तब हम कहेंगे कंफर्म से कि वो क्वांटिटी वेक्टर है। हालांकि ज्यादातर क्वांटिटी जिनमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होगा वो वेक्टर ही होंगी। आगे बढ़ते हैं। वेक्टर को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं? वेक्टर नोटेशन, ये वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए बोल्ड कैपिटल लेटर्स विदाउट एरो, जैसे कि ये लिखा हुआ है AB, बोल्ड कैपिटल एरो से रिप्रेजेंट किया गया है। और बाई कैपिटल लेटर विद एन एरो ओवर इट, या तो कैपिटल लेटर लगा दीजिए, लिख दीजिए और ऊपर एरो लगा दीजिए, तो भी वो वेक्टर क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। ये हम लोग सब जानते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन,
अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि ये वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो ड्रॉन टू ए चूजन स्केल पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर. The length of the arrow represented the magnitude and tip of the arrow represented the direction. मान लिया जो है फोर्स लग रहा है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, दिस इज द डायरेक्शन. अब हम इसको वेक्टर से रिप्रेजेंट करना है तो हाउ मच फोर्स इज एक्टिंग, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, उसके अकॉर्डिंग उतनी ही लेंथ का, उसी के अकॉर्डिंग हम स्केल ले लेंगे, चूज कर लेंगे, है ना. जैसे 15 न्यूटन फोर्स लग रहा है. अब 15 में हम जो है क्या करेंगे, सपोज कर लेंगे कि 5 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. तो 3 सेंटीमीटर 15 न्यूटन के लिए 3 सेंटीमीटर का एरो बनाएंगे और जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा उसी डायरेक्शन में हम एरो बना देंगे. ठीक है. तो मान लिया हमने चूजन स्केल का मतलब वही है कि कितने सेंटीमीटर का आपको बनाना है. अब ये ओ ए हो गया, फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. इसकी जो लेंथ ऑफ द एरो है दैट रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर. और डायरेक्शन जो है, जो टिप ऑफ द एरो रिप्रेजेंट द डायरेक्शन. इस डायरेक्शन में ये फोर्स या जो भी फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है वो शो हो रही है, उसको बताता है. अब देखिए हम बात करेंगे कि एंगल क्या होता है, क्योंकि वेक्टर्स में एंगल भी होते हैं कि 2 वेक्टर 3 वेक्टर आर एक्टिंग एट ए पॉइंट, व्हाट आर द एंगल बिटवीन देम, उसको कैसे डिसाइड करते हैं. एंगल बिटवीन 2 वेक्टर, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स इज द स्मॉलर ऑफ द 2 एंगल बिटवीन द वेक्टर्स व्हेन दे आर प्लेस्ड टेल टू टेल और हेड टू टेल. देखना जरा. अब जैसे यहां पर मैंने फिगर बना रखी है और एक वेक्टर जो है ए है और ये वेक्टर बी है. अब इनके बीच में ये जो एंगल 30 डिग्री का दिखाया गया वो स्मॉलर है और इधर भी हम ये भी एंगल ले सकते हैं, लेकिन ये तो ऑब्ट्यूज एंगल है. जो इन दोनों में कौन सा एंगल स्मॉलर है, यहाँ पर ये जो वेक्टर ए और बी टेल टू टेल रखे गए हैं. टेल टू टेल वेक्टर जब रखे जाएं तो उनके बीच में जो स्मॉलर एंगल बनेगा, है ना, वो हम समझिए कि एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स होगा, स्मॉलर एंगल. लेकिन हमें ए और बी के बीच, ए से जाइए बी की तरफ, है ना. अब जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये लिया और दूसरा वेक्टर ये लिया. अब यहां पर कहो कि हम ये वाला एंगल ले लें, इधर वाला नहीं, तो ये रॉन्ग हो जाएगा. हमें एंगल बिटवीन 2 वेक्टर ये लेना पड़ेगा. मतलब ए से हमने बी की तरफ जाने पर देखा कि उनके बीच में क्या एंगल बन रहा है, दैट विल बी द एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स, है ना. तो ज्यादातर क्या होता है, स्मॉलर एंगल लेते हैं, लेकिन अब यहाँ पर तो जो लार्जर एंगल भी है ना, तो वही जो है एंगल बिटवीन 2 वेक्टर होगा. ऐसा कोई कंफ्यूजिंग केस नहीं है देखा जाए तो. अब जैसे मान लिया कोई वेक्टर है, 2 वेक्टर है, एक ये रखा गया और इसके हेड पर दूसरा वेक्टर रख दिया गया. ये वेक्टर ए है, मान लिया ये वेक्टर बी है. हम क्या करते हैं, सपोज इस वेक्टर को आगे इसी डायरेक्शन में बढ़ाते हैं. तो अब देखिए ये वेक्टर और ये वेक्टर बस उसको एक्सटेंड ही तो किया गया है. तो ये वाला जो एंगल होगा दैट विल बी द एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स. मतलब इसको हमें वेक्टर ए को आगे एक्सटेंड कर दीजिए. अब ये एंगल नहीं लेना है. व्हेन वेक्टर्स आर प्लेस्ड हेड टू टेल देन एक्सटेंड द एनी वन ऑफ द एंगल, है ना, और वेक्टर इन द सेम डायरेक्शन इन विच इट इज एक्टिंग एंड देन फाइंड द एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स. तो इस तरह से हमने वेक्टर ए को आगे बढ़ाया और फिर देखा कि इस वेक्टर से इस वेक्टर तक जाने में, वेक्टर ए से वेक्टर बी तक जाने में कितना एंगल ट्रेस आउट हो रहा है. तो एंगल बिटवीन ए एंड बी. तो हमें थोड़ा मतलब इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं आएगी. आगे बात करते हैं और जानते हैं कुछ टाइप ऑफ वेक्टर्स की बात करते हैं. पोलर वेक्टर्स, these are the vector which have a starting point or a point of application. Example force and displacement. इन वेक्टर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होगा कि वो वेक्टर किस पॉइंट पे लग रहे हैं, वो कंफर्म है. तो ऐसे सभी वेक्टर्स को हम क्या कहेंगे, पोलर वेक्टर्स कहेंगे. दूसरे होते हैं एक्सियल वेक्टर. एक्सियल वेक्टर
These are the vectors which represent the rotational effect and acts along the axis of rotation in accordance with the right hand screw rule या right hand thumb rule. एग्जाम्पल है एंगुलर वेलोसिटी टॉर्क. अब देखिए ये एंगुलर वेलोसिटी टॉर्क आगे हम पढ़ेंगे और तब समझेंगे क्या होता है कि जैसे मान लिया कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, यहां से स्टार्ट हो रहा है पॉइंट ए से और वो ऐसे मूव करके आ गया और आगे जा रहा है. तो अब यहाँ पर जो है देखा जाए तो ये जो पार्टिकल है इस एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट कर रहा है जो कि इसके सेंटर से पास हो रहा है. अब राइट हैंड थंब रूल लगाएं तो जिस डायरेक्शन में इसका रोटेशन हो रहा है, वी प्लेस द फिंगर्स ऑफ आवर राइट हैंड इन दैट डायरेक्शन एंड कर्ल द फिंगर ऑफ राइट हैंड इन दैट डायरेक्शन इन विच दिस ऑब्जेक्ट या पार्टिकल इज रोटेटिंग. Then thumb shows the direction of जो है दिस एंगुलर वेलोसिटी. यहाँ पर क्या होगी, इसमें एंगुलर वेलोसिटी होगी क्योंकि एंगल जो है कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है. या फिर सपोज ये मूव कर रहे इस डायरेक्शन में अपोजिट, तो फिर हमें अपने राइट हैंड को ऐसे रखना पड़ेगा. तो सेंटर से जो लाइन पास हो रही है, एक्सिस पास हो रहा है, उसके अलॉन्ग एंगुलर वेलोसिटी होगी या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा यानी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड गोइंग इन थंब की डायरेक्शन जो. इसके बारे में डिटेल में फिर से चैप्टर आने पर समझाया जाएगा. हालांकि ये एक्सियल वेक्टर हैं, एक्सियल मतलब एक्सिस के अलॉन्ग जो एक्ट करते हैं वो. अब यहाँ पर डिफरेंस समझ में आ रहा होगा. ये जो वेक्टर होते हैं पोलर वेक्टर, उनका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्लियर होता है ना. ये एक्सिस के अलॉन्ग लग रहे हैं, किसी पॉइंट पे नहीं लग रहे हैं, तो ये थोड़ा डिफरेंस है. आगे बढ़ते हैं और कुछ डेफिनेशन समझते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट होंगी हमारे लिए. ये हैं देखिए डेफिनेशन रिलेटेड टू वेक्टर्स. इसमें टाइप ऑफ वेक्टर भी आगे हम समझेंगे. एक होता है मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर. द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ वेक्टर. द मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर ए इज रिप्रेजेंटेड बाय मॉड ए आर ओनली ए. कोई वेक्टर गिवन है और उसका हम मॉड निकाल लें, है ना, ऐसे एरो भी लगा सकते हैं तो, या सिंपल ए लिख दें, तो वो क्या होगा, उसका जो है मॉडुलस रिप्रेजेंट करता है. हम आगे सीखेंगे कि जैसे मान लिया कोई वेक्टर गिवन है, सपोज वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i प्लस 3j गिवन है. अब इसका मॉड हमें पता करना है तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 स्क्वायर यानी 4 प्लस 3 स्क्वायर 9, तो ये इसका मॉड हो जाएगा अंडर रूट 13. तो इस ये मॉड जो है हम जनरली जब भी न्यूमेरिकल से रिलेटेड करेंगे तो उसको समझ लेंगे. फिर से एक बार ये तो हम समझो रिप्रेजेंटेशन एक तरह से समझ रहे हैं कि कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है मॉड ऑफ ए गिवन वेक्टर या कहें मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर. फिर आता है यूनिट वेक्टर, है ना. तो यूनिट वेक्टर में जैसा कि नाम है, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो यूनिट होगा यानी 1 होगा हमेशा. कोई भी यूनिट वेक्टर है, ऑल यूनिट वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड 1. अब हर एक वेक्टर का यूनिट वेक्टर हम कैलकुलेट कर सकते हैं. यूनिट वेक्टर ऑफ ए गिवन वेक्टर इज ए वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड एंड हैज द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द गिवन वेक्टर. मींस जैसे कोई वेक्टर ए है जो कि इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो इस वेक्टर ए का एक यूनिट वेक्टर होगा जो क्या रिप्रेजेंट करेगा, इस वेक्टर ए की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा. मैग्नीट्यूड 1 होगा, मतलब इस वेक्टर ए का जो यूनिट वेक्टर होगा दैट विल एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज 1. इसका बहुत ही बेनिफिट है, आगे हम समझेंगे. अब किस तरह से इस यूनिट वेक्टर की इंपॉर्टेंस हो जाएगी देखते हैं. इसको कैसे निकालते हैं ये भी समझाया गया है. यूनिट वेक्टर यदि हमें निकालना है, इफ यू वांट टू कैलकुलेट द यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए कैप लिखते हैं. ये बनाते हैं, उसके ऊपर इस तरह से एक कैप लगा देते हैं, ए कैप पढ़ते हैं इसको. वेक्टर ए को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं. अभी हमने मैग्नीट्यूड निकाला था वेक्टर ए का जो कि 2i प्लस 3j था. i और j क्या है अभी देखिए हमने यहाँ पर बताया है.
कि द यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव एक्स वाई एंड जेड एक्सिस आर रिप्रेजेंटेड बाय आई जे के, यानी पॉजिटिव एक्स में जो यूनिट वेक्टर लगता है उसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, पॉजिटिव वाई एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर लिया जाता है वो जे होता है, और पॉजिटिव जेड एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर लिया जाता है वो के होता है। इसका मतलब ये जो वेक्टर 2i लिखा हुआ है 2i कैप, ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, और ये 3j जो है जेड वाई एक्सिस के अलोंग है। तो इसका मैग्नीट्यूड अभी हमने निकाला था जो कि √13 आया था। अब इसका हमें यूनिट वेक्टर निकालना है, तो देखिए फार्मूला, तो यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर ए 2i कैप 3j कैप अपॉन √13। अब दिख नहीं रहा कि इसकी वैल्यू जो है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, लेकिन जो है ये 1 ही है। हमने वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, तो ये हमें जो मिल रहा है वो यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए मिल रहा है, और इसकी डायरेक्शन वेल नोन है, इट मस्ट एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। तो यहाँ पर देखिए वेक्टर कैसे निकालते हैं, वेक्टर लिखते हैं और उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालने के लिए, ठीक है। इट इज ए यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस वेक्टर एंड रिप्रेजेंट डायरेक्शन ओनली। देखिए मैग्नीट्यूड 1 होता है ना, और डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए इसका यूज होता है, और किसी स्केलर क्वांटिटी के साथ, जैसे हमने लिखा 5 स्केलर क्वांटिटी है और आगे लिख दिया j कैप, इसका मतलब अब ये वेक्टर क्वांटिटी चेंज हो गई। 5j कैप क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कि y एक्सिस के अलोंग जो है एक्ट कर रहा है। ये 5 इसका मैग्नीट्यूड 5 है, डायरेक्शन y एक्सिस के अलोंग है। तो किसी भी स्केलर के साथ हम i j के यूनिट वेक्टर जो कि x y z एक्सिस के अलोंग एक्ट करते हैं, उनको हम लिख दें, तो कोई भी जो है स्केलर क्वांटिटी समझो वो वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाती है। अब जैसे 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है अलोंग यहाँ पर वाई एक्सिस, इसका मतलब हुआ लिखा है 10k कैप, और ये मान लिया फोर्स है 10k कैप, तो इससे पता लग रहा है कि 10 जो है मैग्नीट्यूड है फोर्स का, और ये पॉजिटिव जेड एक्सिस के अलोंग एक्ट कर रहा है। अब इसका साइन चेंज कर दें, जैसे इसके पहले नेगेटिव साइन लगा दें, -5j कैप, इट मीन्स दिस इज द फोर्स विच इज एक्टिंग अलोंग द नेगेटिव वाई एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग एक्ट कर रहा है, तो साइन चेंज हो गया। तो नोट जो है ये हमें याद रखना पड़ेगा कि जो है एक्स वाई जेड एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर लिए जाते हैं वो आई जे के हैं। अब ये मान लिया वो निगेटिव एक्सिस है तो -i कैप हो जाएगा, निगेटिव वाई एक्सिस है तो -j कैप हो जाएगा। सिमिलरली जेड एक्सिस निगेटिव है, निगेटिव जेड एक्सिस के अलोंग हमें किसी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है तो -k कैप उसके साथ यूज करेंगे। अब हम आगे पढ़ते हैं, कुछ वेक्टर से रिलेटेड डेफिनेशन है, इनका नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है। देखिए इक्वल वेक्टर्स, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, ये देखिए एग्जाम में ये डेफिनेशन तो लिखने को नहीं ही आती हैं, लेकिन समझना जरूरी है। इक्वल वेक्टर्स, 2 वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ they have same magnitude, if they have same magnitude and same direction, उनका मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो, तभी हम उनको इक्वल वेक्टर कहेंगे। जैसे मान लिया ये कोई वेक्टर है, इसका नाम है ए, दूसरा वेक्टर ठीक जो है उसी डायरेक्शन में लगे और उसकी लेंथ ऑफ द एरो भी सेम हो, तो हम कहेंगे कि वेक्टर ए इज इक्वल टू है वेक्टर बी। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बोथ मस्ट बी सेम, देन दे आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर। फिर है पैरेलल वेक्टर, है ना, इक्वल वेक्टर भी पैरेलल हो सकते हैं, है ना, जैसे कि यहाँ दिखाया गया है। द वेक्टर विच हैव सेम डायरेक्शन बट देयर मैग्नीट्यूड मे बी इक्वल आर डिफरेंट। बस यहाँ पर ये अंतर है कि यदि वो पैरेलल वेक्टर हैं, इक्वल वेक्टर में तो मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। हाँ, पैरेलल वेक्टर में ऐसे होगा जैसे वेक्टर ए ये है और दूसरा वेक्टर बी है, इसके पैरेलल तो है, वेक्टर बी पैरेलल है ए के, लेकिन मैग्नीट्यूड डिफरेंट है।
इक्वल वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी सेम होंगे। द वेक्टर्स विच हैव सेम डायरेक्शन बट देयर मैग्नीट्यूड मे बी इक्वल आर डिफरेंट, तो एंगल बिटवीन देम इज ऑलवेज जीरो। पैरेलल वेक्टर के बीच में जो एंगल बन रहा होगा वो जीरोली कंसीडर किया जाएगा, ये हमें याद रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए एंटी पैरेलल वेक्टर, द वेक्टर विच हैव अपोजिट डायरेक्शन बट देयर मैग्नीट्यूड मे बी इक्वल और डिफरेंट। पैरेलल में तो सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे होते हैं, मैग्नीट्यूड वहां भी अलग हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। एंटी पैरेलल जैसा कि नेम से क्लियर है, ये वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ना लिया इसके पैरेलल अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, इसका मैग्नीट्यूड ए और बी का दोनों का सेम भी हो सकता है। कंडीशन यहाँ पर है एंटी पैरेलल तब कहे जाएंगे इफ द एंगल बिटवीन देम इज 180 डिग्री, यानी उनकी डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए। तो पैरेलल है तो इसका मतलब उनके बीच का एंगल जो है वो क्या होगा, द एंगल बिटवीन टू एंटी पैरेलल वेक्टर इज ऑलवेज 180 डिग्री। अब बात करते हैं कोलिनियर वेक्टर की, यहाँ भी नेम से ही क्लियर है। दीज वेक्टर आर द वेक्टर विच लाइज अलोंग द सेम लाइन, एंगल बिटवीन देम कैन बी 0 डिग्री और 180 डिग्री। देखिएगा ये जैसे मान लिया एक वेक्टर ऐसे लगा, दूसरा वेक्टर ऐसे, वेक्टर ए और वेक्टर बी, या उनके दोनों के जो है इनिशियल पॉइंट सेम है, तो वो क्या होंगे, ये कोलिनियर वेक्टर है। और ये भी कोलिनियर वेक्टर होंगे, एक लाइन के लॉन्ग लगने चाहिए, वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर इधर को जा रहा है। तो यहाँ पर ये 180 डिग्री का केस है और ये 0 डिग्री का केस है। यहाँ पर ये दोनों के इनिशियल पॉइंट जो है सेम हो सकते हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी भी यहीं पर इसी के ऊपर जो है कोइंसाइड कर रहा हो। तो बात क्लियर हो गई कि कोलिनियर वेक्टर जो होंगे, दीज वेक्टर आर द वेक्टर विच लाइज अलोंग द सेम लाइन, सेम लाइन के लॉन्ग एक्ट कर रहे होंगे और एंगल जो है उनके बीच में 0 या 180 डिग्री का होगा। फिर देखिए बात करते हैं जीरो वेक्टर की। A vector having zero magnitude and its direction is not specified. It has arbitrary direction. कोई भी डायरेक्शन ले सकते हैं, आर्बिट्रेरी है, हमारे ऊपर डिपेंड कर रही है। अब लेकिन है वो वेक्टर, डायरेक्शन ही है केवल, समझे देखा जाए तो उसका मैग्नीट्यूड 0 है। फॉर एग्जाम्पल दिया गया है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट रेस्ट। अब डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड पार्टिकल इज एट रेस्ट, दैट मींस इट्स पोजीशन इज फिक्स्ड। अब उसका डिस्प्लेसमेंट हम बताएं तो 0 डिस्प्लेसमेंट है, डायरेक्शन चाहे जिसमें बता दें, है ना, तो डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं ना, उसका मैग्नीट्यूड जो है 0 है, डायरेक्शन आर्बिट्रेरी है, किसी भी मतलब जो उस वेक्टर को हैंडल कर रहा है उस पर डिपेंड करेगी, है ना। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट, नेगेटिव और अपोजिट वेक्टर्स, इसकी कई बार जरूरत पड़ेगी हमें। A negative vector of a given vector is a vector of same magnitude acting in opposite direction to that of the given vector. अब यहां पर जैसे कोई वेक्टर ये है, वेक्टर ये, इसका निगेटिव वेक्टर होगा क्या कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में कोई वेक्टर लें या वेक्टर ए ही ले लें, तो ये निगेटिव ए वेक्टर आ जाएगा। निगेटिव वेक्टर ऑफ ए गिवन वेक्टर, गिवन वेक्टर हमारा वेक्टर ये है, इसका निगेटिव लेना है तो क्या करना पड़ेगा, एक दूसरा वेक्टर लेंगे, उसका मैग्नीट्यूड इसी के इक्वल रखेंगे और डायरेक्शन अपोजिट कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और ये हो रहा है अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है, 5 मीटर का। अब 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट है तो ये वेक्टर क्वांटिटी होगी, इसको हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो 5 आई कैप से रिप्रेजेंट कर देंगे। इसका निगेटिव वेक्टर क्या होगा, इस डिस्प्लेसमेंट का -5 आई कैप, माइनस साइन लगा हुआ है, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन इसकी चेंज हो गई, अपोजिट हो गई, ये निगेटिव बाई एक्स एक्सिस के अलोंग लग रहा है, ये वाला, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो इस तरह से मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, डायरेक्शन अपोजिट हो, तो ऐसे वेक्टर को हम निगेटिव या अपोजिट वेक्टर्स कहेंगे।
अब देखिए इसका भी यूज होगा। पोजीशन वेक्टर, जैसा कि नाम से क्लियर है कि इट रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ज्यादातर हम क्या करते हैं, ओरिजिन से पोजीशन रिप्रेजेंट करते हैं। जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये मान लिया वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो ये हमारा 0 0 क्या हो गया, ओरिजिन हो गया, है ना। अब हमें एक कोई पार्टिकल यहाँ पर है ए पॉइंट पर, तो इसकी पोजीशन रिप्रेजेंट करनी है, तो हमें ए पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन कर दीजिए। ये जो है, ये मान लिया पॉइंट ओ है, तो ओ ए जो है क्या है, रिप्रेजेंटिंग द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विच इज लाइंग एट पॉइंट ए, है ना। ए पॉइंट पर कोई पार्टिकल लाई कर रहा है, उसकी पोजीशन हमने ओरिजिन के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट कर दी। तो इट रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये भी जान लीजिए। ओ से ए तक, है ना, द स्ट्रेट डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ओरिजिन रिप्रेजेंट करता है। यानी पोजीशन वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेट डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ओरिजिन। दूसरा, द डायरेक्शन ऑफ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। अब डायरेक्शन ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, ये थीटा एंगल है एक्स एक्सिस के साथ, तो ये डायरेक्शन को बताता है। पोजीशन वेक्टर क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है, और साथ में ओरिजिन से डायरेक्ट उस पॉइंट तक की जो है डिस्टेंस बताता है ना। तो ये हमें याद रखना है कि पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंट द स्ट्रेट डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ओरिजिन, एंड देन डायरेक्शन ऑफ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में उसकी डायरेक्शन क्या है, दैट इज आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय द पोजीशन वेक्टर। अब एक आता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसका भी यूज होगा, इसको भी समझिए। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहाँ पर हम यूज करेंगे, जैसे ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज द वेक्टर विच टेल्स हाउ मच एंड इन विच डायरेक्शन एन ऑब्जेक्ट हैज चेंज इट्स पोजीशन इन द गिवन टाइम इंटरवल। अब देखिए, पहले तो हमने पोजीशन रिप्रेजेंट की। सपोज यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट या पार्टिकल है और उसकी हमने पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन रिप्रेजेंट कर दी, ठीक है। आफ्टर टाइम, सम टाइम, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, दिस पार्टिकल मूव्ड टू अनदर पॉइंट बी। ये यहाँ से इधर मूव कर गया, तो बी पॉइंट पर होने पर इसकी पोजीशन ये हो गई। पार्टिकल कहाँ से कहाँ गया, ए से बी गया। ए बी जो वेक्टर होगा, ए बी वेक्टर रिप्रेजेंट द पोजीशन, या सॉरी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ए बी रिप्रेजेंट द displacement vector of the particle because it is displaced from A to B। ए की पोजीशन, हम पोजीशन वेक्टर ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये मान लिया R1 है, दिस इज R2 और दिस इज सपोज R। तो ये हम आगे समझेंगे ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से कि किस तरह से हम इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की वैल्यू निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे, डायरेक्शन निकालेंगे। तो R1 रिप्रेजेंटिंग द पोजीशन ऑफ पार्टिकल व्हेन इट इज एट पॉइंट ए, R2 रिप्रेजेंटिंग द पोजीशन ऑफ पार्टिकल व्हेन इट इज एट बी, एंड R रिप्रेजेंट, R के ऊपर भी एरो लगाएंगे, R रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ द पार्टिकल। और ये बता रहा है कि कितना जो है डिस्प्लेसमेंट हुआ और किस डायरेक्शन में हुआ। तो हमें इस पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए पोजीशन वेक्टर की रिक्वायरमेंट होगी और उसी के बेसिस पे हम उसका डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। वैसे तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट ये होगा R2 माइनस R1 इज इक्वल टू R। इसको हम समझेंगे आगे चल के और क्लियरली, ठीक है। अब बेसिक डेफिनेशन हम लोगों ने सीख ली, कुछ ही ऐसे देखिए, मेरी समझ से एक बार पढ़ लेंगे तो क्लियर हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि किस तरह से किसी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर ऑब्टेन करते हैं, हमने यहाँ सीखा। किस तरह से किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालते हैं,
यानी उस गिवन वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट द यूनिट वेक्टर ऑफ दैट गिवन वेक्टर। और किसी भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 ही होगा और डायरेक्शन वही होगी जिसका वो यूनिट वेक्टर है। और जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर लिए जाते हैं सभी पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव वाई, पॉजिटिव जेड है, तो आई कैप, जे कैप, के कैप लिए जाते हैं। अब यूनिट वेक्टर की इंपॉर्टेंस भी हमने समझी कि 5 न्यूटन फोर्स एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक्ट कर रहा है, तो हम उसको 5 आई कैप लिख देंगे और इसका न्यूटन यूनिट हो जाएगी। 5 आई कैप लिखा हुआ है फोर्स, तो हम समझ गए तुरंत कि ये जो है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही एक्ट कर रहा होगा और वो उसकी यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक्ट कर रहा होगा। तो आज हमने इसमें कुछ डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन समझ ली हैं। अब हम आगे इसको लेके जाएंगे और इसके बाद हम MCQ का एक वीडियो डिस्कस करेंगे जो कि हमारा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन पर बेस्ड होगा और फिर हम वेक्टर को कंटिन्यू करेंगे।